नमस्कार, जनहित पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। जनहित पे बात करेंगे कैसे बचेंगी बेटियां। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि अब भी भारत में हर साल महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। इनमें रेप के साथ साथ छेड़छाड़, दहेज हत्या, अपहरण, महिलाओं की तस्करी और एसिड अटैक जैसे अपराध शामिल हैं। 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के जहां 2.44 लाख मामले दर्ज हुए थे, तो वहीं 10 साल बाद यानी 2022 में 4.45 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इसका मतलब है कि औसत रूप से हर दिन 1200 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। यह हाल तब है जब 2012 की 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में युवती से गैंगरेप और दरिंदगी की सारी हदें पार होने पर पूरा देश आंदोलित हो उठा था। निर्भया कांड के नाम से जाने जाने वाले इस मामले ने पूरे देश को इस कदर झकझोरा था कि केंद्र सरकार को कानून बदलकर इसे बहुत सख्त करना पड़ा था। यहाँ तक कि रेप की परिभाषा भी बदल दी गई थी ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की घटना को कम किया जा सके। हालांकि ये अफसोसजनक है कि निर्भया कांड के बाद रेप के मामलों में कमी आने के बजाय इनकी संख्या बढ़ रही है। कोलकाता से लेकर देश के अलग शहरों में हो रही रेप और दुष्कर्म की वारदातों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे बचेंगी बेटियां। देश में हर रोज लड़कियों के साथ हो रही अमानवीय व्यवहार की घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि हम भले ही आधुनिक युग में चांद सितारों तक पहुंच चुके हों, लेकिन आज भी हम कैसे समाज में रहते हैं जिसकी सोच का दायरा लड़कियों के लिए हैवानियत से भरा है। अपनी माँ, बहन, बेटी, बहू को छोड़कर दूसरे की बेटी की खुली देह को बुरी नजर से घूरने और उन्हें ऊपर से नीचे तक निहारने की जैसे खुली छूट मिली हो। इतना तक तो ठीक है, लेकिन इससे बढ़कर पशुओं की तरह व्यवहार, उनकी हत्या कर देना विकसित समाज की परिभाषा में कहां तक फिट बैठता है। छोटी छोटी बच्चियों से की गई क्रूरता क्या किसी धर्म या संप्रदाय या किसी भी समाज के लिए सही है? यह सुनकर जरूर हमारी नसें फूल जाती हैं, हमारा मन क्रोध से भरता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। फिर एक नई घटना तक के लिए दिमाग तैयार हो जाता है। साल बदले, तारीखें बदली, दिन बदले, सरकारें बदली, पर नहीं बदली तो वो हालात। एक निर्भया कांड, फिर कठुआ रेप कांड, सूरत कांड, कितने कांड की गिनती करें? कुछ कांड तो हमें पता भी नहीं चल पाते क्योंकि वो मीडिया की खबरों में शामिल नहीं हो पाते। थाने में इनकी शिकायत तक दर्ज नहीं होती। वो जो गुमनाम लड़कियां अपना जीवन यूं ही खत्म कर देती हैं, उनका क्या? उनके लिए तो कोई आंसू भी नहीं बहाता। ममता राज के बंगाल में डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत कोई धरती की आखिरी घटना नहीं रही। एक के बाद एक अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों से आ रही घटनाएं महिलाओं, बेटियों, बच्चियों, छात्राओं की सुरक्षा को सवालों के घेरे में ले रही हैं और सरकारों से सवाल और समाज से पूछ रही हैं कि आखिर हैवानों से कैसे बचेंगी बेटियां। बेटियों के साथ हो रही हैवानियत के पीछे पुलिस की लापरवाही भी एक बड़ा कारण है। रायबरेली में महिला अपराधों को लेकर पुलिस प्रशासन लापरवाह दिख रहा है। रायबरेली में लगातार महिला अपराधों में इजाफा हो रहा है। एंटी रोमियो की टीम द्वारा खाना पूर्ति की जा रही है। अगर यकीन न हो तो खुद छात्राओं की जुबानी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों में इजाफा देखने को मिला। वहीं देखा गया कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में महिला हेल्प डेस्क, साथ ही साथ एंटी रोमियो की टीम तैयार की गई। तो निकलते हैं बट अपनी पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई करने के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन हमको नहीं पता है कि रास्ते में हमको कैसी दुर्घटना हो सकती है हमारे साथ और कौन हमको मिल रहा है, कैसे अपने आप को सक्रिय महसूस करें, कैसे सेफ महसूस करें। तो उसके लिए जैसे सरकार ने चलाया है कि एंटी रोमियो और पिंक बूथ थानों में रखा है लेडीजों के उसके लिए। क्या लग रहा है, आप लोग अपने घरों से निकलते कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं? ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देते हैं और अगर बड़ी चीज़ों को भी ऑब्जर्व करते हैं, उस हिसाब से निकलते हैं। और ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा खतरा रहता ही है, लेकिन फिर भी कितना प्रशासन द्वारा कुछ भी सुरक्षा नहीं होती। जो टीम हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात की जाती है, हम लोगों को कभी दिखाई ही नहीं देती। सिर्फ वो लोग थाने के अंदर बैठे हुए रहते हैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं कोचिंग की छात्राएं हैं जो अपना दुखड़ा बता रही हैं। लगातार देखा जाए तो एक कोचिंग के लिए निकलती हैं घरों से, लेकिन ये इनका जो कहना है कि ये अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती, क्योंकि जो रायबरेली ज़िले की
टीम है वो सड़कों पे नहीं दिखाई देती है। सीतापुर में महिला संबंधी अपराधों पर अध्यापन का कार्य कराने वाली कामकाजी महिलाओं से बातचीत की गई, तो उनका क्या कहना है जो आपको सुनाते हैं। प्रदेश में महिला संबंधी अपराधों को लेकर के महिलाओं के प्रति क्या राय है, इन अपराधों के प्रति, और जो प्रदेश सरकार व्यवस्थाएं लागू कर रही है, शासन जो निर्देश दे रहे हैं, इसके बाद में क्या महिलाएं सेफ महसूस करती हैं। काम करने वाले महिलाएं जो विद्यालयों में पढ़ाती हैं या अन्य रोजगारों में शामिल हैं, वो अपने घरों से निकलकर जब रोजगार स्थल पर जाती हैं तो उन्हें रास्ते में किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए शासन ने कई निर्देश जारी किए हैं। इस सरकार से जो है थोड़ा उदासीनता आ रही है महिलाओं के समक्ष, तो मेरा मानना है कि प्रदेश सरकार को इसके लिए कड़ी से कड़ी नज़र रखनी चाहिए और हर जगह पे पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब से हमारे यहाँ मोदी सरकार आई तब से हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन हमारी सरकार से ये मांग जरूर है कि महिलाओं के लिए जैसे कि कानून अन्य देशों में बनाए जा रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरब में कानून है कि वहाँ पे अगर गैंग रेप या कोई भी रेप होता है तो वहाँ पे सीधे मतलब उनको मर्डर का केस या फांसी या कुछ भी दे दिया जाता है, लेकिन उनको जीवित रहने का कोई वो नहीं होता है। इस समय स्थितियाँ हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। इस समय जो हादसा हुआ अभी कोलकाता में, उस पर सभी लोग थोड़ा उदासीन हैं और सभी डरते हैं बाहर निकलने में। हालांकि मोदी सरकार में ऐसा नहीं है, सभी महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मौजूद थी वो महिलाएं जो अध्यापन का कार्य करती हैं, विद्यालयों में पढ़ाने के लिए जाती हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकारें प्रयास तो कर रही हैं लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल रही है। वहीं जैसे अन्य देशों में महिला संबंधी अपराधों पर अपराधियों के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, वैसे ही कानून बनाने की मांग भी महिलाओं ने की है। हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा जालौन की इस घटना से लगा लीजिए, जहां कालपी कोतवाली क्षेत्र के ऊसर गांव में एक महिला का शव संदिग्ध अवस्था में खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव खेत में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लखनऊ के चिन्हट में कानपुर की मॉडल के साथ गैंगरेप का मामला हो या बाराबंकी में पुलिस चौकी क्षेत्र त्रिलोकपुरी में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में कार्रवाई की बजाय पुलिस कर्मियों की संवेदनहीनता हो। गृह संगठन की जिला अध्यक्ष हूँ मैं। अब महिला सुरक्षा के लिए मैं ये कहूँगी कि महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, उनके साथ क्यों न्याय नहीं दे रहा है। जो अभी महिला शक्तिकरण बना था और अभी देख लो उसर गांव में हुआ है, कल परसों की बात है, महिला के साथ उत्पीड़न ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्यों इसकी सुनवाई नहीं हो रही हो। तो हम तो ये चाहेंगे कि मतलब महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए कायदे से और महिलाओं की सुनवाई भी होना चाहिए। उसर गांव में एक 100 मिला है, मामला क्या है? थाना कालपी के ग्राम उसर गांव में एक सबके खेत में सबके पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। यह सब देखने में विवाहिता महिला का लग रहा है और इसकी शनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। हम परिजनों की तलाश भी कर रहे हैं और इसके सबको कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। या बाराबंकी में कक्षा 6 की छात्रा से रास्ते में सोहदों द्वारा की गई छीटाकशी हो। सवाल है आखिर बेटियों का कसूर क्या है? सवाल सिस्टम से है, सवाल सरकार से है और सवाल समाज से है जिनके बीच में ये बेटियां रहती हैं। यहाँ एक और महिला की सुरक्षा और उनके साहस और हिम्मत की बात करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन और शासन लाख दावे कर ले लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। हम बात कर रहे हैं जालौन की कालपी तहसील की, जहां पर उसर गांव में एक महिला के साथ रंडी के साथ उसके साथ अत्याचार किया गया और उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या तक कर दी गई है। हालात ये है कि महिलाएं अपनी शिकायत प्रशासन से कहने से डर रही हैं कि लगातार महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर जहां एक और लोग चिंता बने हुए हैं, तो वहीं प्रशासन दावे कर रहा है कि महिलाओं के लिए तरह तरह के उनकी सुविधा के लिए इंतजाम किए गए हैं। चाहे वो किसी तरीके के मामला खतरे का हो, महिलाओं को उन्हें सुविधाएं दी जा रही है। जिस तरीके से पिंक बूथ खोले गए हैं और जिस तरीके से महिला शक्ति को लेकर जिस तरीके से उनको शिकायती पत्र 33 जिले के अंदर लगाए गए हैं ताकि कोई भी महिला कभी कहीं भी परेशान ना हो। चाहते हैं कि कल एक महिला के साथ बलात्कार और उसके साथ हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। लगातार हो रहे महिलाओं के साथ अत्याचार को लेकर लोगों में जहाँ परेशानी बढ़ती जा रही, महिलाएं सहम रही हैं, डर रही हैं और अपने अधिकार को लेकर लगातार मांग कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये साबित होता नजर आ रहा है कि महिलाएं इस वक्त अपने आप को डरा महसूस कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि महिलाओं को साथ और उनकी शक्ति और उनको सुरक्षा के दावे करने वाले इंतजाम कितने साबित होते हैं और कितनी महिलाएं इन सब चीजों को फॉलो करती हैं और अपने आप को
बहादुर नजर आती है, ये आने वाला आपको बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के नीचे आलौन। जहाँ तो सवाल यही है कि आखिर कैसे बचेंगी बेटी, और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाले हैं और शर्मनाक भी हैं कि आज हम जहां आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं और उसके बाद की स्थिति आज ये है कि हमें इस पर बात करनी पड़ रही। महिला सुरक्षा को आज भी लगातार महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा करनी पड़ रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। श्वेता दुबे बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किरण मिश्रा समाज सेविका, नाहिद अकील सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्वेता जी आपका रुख करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े जिस तरीके से निकलकर सामने आए हैं और अपराधों में जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है महिलाओं के साथ खासकर, ये शर्मनाक है। और मैनिफेस्टो उठाकर देखें किसी भी सरकार का तो महिला सुरक्षा पहले नंबर पर होता है। देश की आधी आबादी को लुभाने के लिए महिला सुरक्षा को पहली प्रायोरिटी में रखा जाता है और हर सरकार यह आश्वासन देती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, लेकिन हालात जस के तस हैं। किसी की भी सरकार हो, स्थिति जस की तस बनी हुई है और इस बार तो जो आंकड़े बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो डबल हो गया है आंकड़ा। देखिए, सबके मैनिफेस्टो में महिला सुरक्षा नंबर 1 पे नहीं है, भाजपा के मैनिफेस्टो में महिला सुरक्षा नंबर 1 पर है और हमने इस क्षेत्र में काम किया भी है। लेकिन अब कोई भी समाज है या कुछ भी है तो 100% तो नहीं कहा जा सकता कि अपराध मुक्त हो गया है। लेकिन इस समय जो महिला अपराधों की बाढ़ सी आई हुई है, उसका सबसे बड़ा अगर मैं राजनीतिक कारण बताऊं तो जब आप ये पिछले रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं कि जब सपा की सरकार रही है या सपा की सीटें ज्यादा आई हैं, तब ये घटनाएं एकदम अपने चरम सीमा पर होती हैं। और भाजपा के लिए महिला सुरक्षा सर्वप्रथम है क्योंकि हमारे योगी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था। उन्होंने कहा था कि अगर एक चौराहे पर कुछ होता है तो नेक्स्ट चौराहे पर उसको पकड़ लिया जाएगा अपराधी को। और विगत कई ऐसे मामलों में हम ये देख भी चुके हैं। लखनऊ का मामला हुआ, गोमती नगर का, जहां पर पानी भर गया था और इस तरह। लेकिन इसके साथ साथ ये तो राजनीतिक बात है, मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगी कि थोड़ा समाज में भी मानस परिवर्तन की आवश्यकता है। हम अपनी बच्चियों को तो गुड टच बैड टच सिखाते हैं, लेकिन हम अपने बेटों को डोंट टच नहीं सिखा रहे। और समाज में फैलती हुई उछलता, सोशल मीडिया का प्रभाव और राजनीतिक सरपरस्ती अपराधियों की, तो ये सब कारण मिलके महिलाओं और बच्चियों के लिए समाज को असुरक्षित बना रहे हैं। श्वेता जी, देखिए, समाज को असुरक्षित बनाने के लिए जो आपने तमाम चीजें बताई, मैं मानती हूँ कि इनका योगदान है, तो क्या करें? चर्चा ना करें, बातचीत करना बंद कर दे, घर में बैठ जाएं भगवान भरोसे? मुझे बता दीजिए ना, क्या करें? से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी बात सुनिए ना, हमारे ये कह देने से कि सोशल मीडिया लोगों को बर्बाद कर रहा है या जिस तरीके से आपत्तिजनक पोस्ट होती है, बहुत सारी चीजें हैं। हमें नैतिकता सिखानी चाहिए अपने बच्चों को, अपने लड़कों को। गुड बैड टच सिखा रहे हैं, डोंट टच क्यों नहीं सिखा रहे? तो अगर ये नहीं किया जाता है तो उसका मतलब तो यही है कि हम आँख नाक मुंह कान बंद करके बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं, जो हो रहा है उसे होने देते हैं। जी नहीं, हमारा जहाँ छूट रहा है, हम अपने घरों में, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि सारी कुछ पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है, समाज को हमको संस्कार परक बनाना पड़ेगा। समाज बनता किनसे है? मतलब नहीं श्वेता जी, समाज किनसे बनता है? समाज हमसे आपसे ही बनता है, हमारे मम्मी पापा से ही बनता है। समाज में लोग अलग से थोड़ी ना आते हैं, समाज के लोग वही होते हैं। श्वेता जी जी समाज किससे बनता है? समाज हम ही लोगों से तो बनता है ना। समाज हमसे बनता है तो सबसे प्रथम जिम्मेदारी हमारी ही है, क्योंकि कोई भी परिवार सबसे छोटी इकाई है समाज की। तो अगर हम अपने परिवार में अपने बच्चों को, बेटियों और बेटों दोनों को संस्कार दें, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब बच्चे ही कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए इस समय जो नाबालिग बच्चियां हैं छोटी छोटी, वो इन घटनाओं का ज्यादा शिकार हो रही हैं। इसके ऊपर हमको लगाम लगानी है, क्यों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं और वो ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं।
श्वेता जी देखिए, इस पर हम विस्तार से भी बातचीत करते हैं, जरा और लोगों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर बात करते हैं इस पर। किरण मिश्रा जी क्या कहना चाहती हैं समाज की कुरीतियों को देखते हुए, या जैसा भी श्वेता जी कह रही थी, मुझे लगता है उस अकॉर्डिंगली तो हमें बातचीत भी नहीं करनी चाहिए इस मुद्दे पे, क्योंकि ना हम समाज को सुधार सकते हैं और ना हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम हर एक व्यक्ति को जाकर बताएं कि भैया अपने बच्चे को सुधारो या अपने लड़के को ये ज्ञान दो। तो क्या करें, फिर मुद्दा बंद कर देते हैं। सभी को नमस्कार। यशी जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस भारत में हम रह रहे हैं वहाँ की संस्कृति रही है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास स्वयं होता है। और अगर हम प्राचीन भारत देखें तो प्राचीन भारत में संस्कार देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि लड़के पैदा होते ही अपनी माँ के नाम को लगा के आते थे। कौशल्या नंदन राम, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, यशोदा नंदन कान्हा जी, अंजनी अंजनेय, हनुमान जी को अंजनेय कहा जाता है, आंजनेय। और जैसे ही विवाह होता था पत्नियों का नाम पहले आ जाता था, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सीताराम, राधे श्याम। हम तो उस परंपरा के अनुयायी हैं। कहाँ गई हमारी वो परंपराएं, क्यों खो रही हैं वो परंपराएं? आज हमारी जो स्थिति है उसमें मैं इतना ही कहूँगी, जिस देश में बेटी आज भी मजबूर और नाशाद है, जिस देश में बेटी आज भी मजबूर और नाशाद है, क्या फिर भी आप कहेंगे कि हमारा वतन आज़ाद है? नहीं है आज़ाद। यशी जी, बिल्कुल आज़ाद नहीं है। अयोध्या में अभी देखिए जो कांड हुआ है, यानी जो जिनको हमने रक्षक बनाया, वहाँ की जनता ने जिनको चुना और रक्षक बना के उनको संसद तक, विधानसभा तक, पार्लियामेंट तक भेजा, वही भक्षक बन गए। जो समाज को सुधारने के लिए जिनको चुना है वही हमारे समाज के लिए जैसे ही चुने जाते हैं वैसे ही उनका व्यवहार हैवानियत का हो जाता है। सब में उन्हें पता नहीं क्या क्या नजर आने लगता है। तो मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि प्रशासन हमारी रक्षा के लिए आगे आएगा? वो प्रशासन जिसको हमने चुना है जब वही इन गंदे कामों को कर रहा है तो हम किससे उम्मीद रखेंगे? उम्मीद रखेंगे हम अपने आप से यशी जी। उम्मीद इसलिए रखेंगे क्योंकि हम अगर हिंदू मैथोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी मैथोलॉजी पे चल रहे हैं, तो हम उसी में जाएंगे कि हमारे शास्त्रों में 4 मुंह वाले एक देवता है जिनका नाम है ब्रह्मा, लेकिन 10 हाथ वाली देवी हैं। और जब देवता हारने लग गए थे तो देवी ने ही देवताओं को बचाया था अपने 10 हाथों का प्रयोग करके। हेंस प्रूव्ड मेन कैन टॉक मोर, वीमेन कैन डू मोर। तो डू मोर में हमें अपनी बच्चियों को, अपने आप को कैसे सुरक्षित करना है और कैसे मातृ रूप से काली रूप में कन्वर्ट होना है, ये बहुत जोरदार ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। जहाँ किरण मिश्रा जी, आई होप कि आप भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, श्वेता दुबे जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, नाहिद अकील जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी। लेकिन इसीलिए हम इस मंच पे बैठे हैं ना, हम महिलाएं ही इस चर्चा में। किरण जी, लेट मी कंप्लीट। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि हम चारों ही बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और हमें पता है कि हमें अपने हक की लड़ाई कैसे लड़नी है। लेकिन सवाल तब उठता है जब 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी होती है। उस बच्ची को तो पता भी नहीं है कि बलात्कार क्या होता है, उस बच्ची को ये भी नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हुआ या इसका आगे चलकर मुझे समाज को क्या जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जवाब भी महिलाओं को ही देने पड़ते हैं। पुरुषों से तो कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, महिलाओं से जरूर पूछते हैं। तो हम सशक्त हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जो मासूम बच्चियां हैं, इनको कौन बचाए, किससे बचाए और कैसे बचाए? यहाँ तो कुछ जिम्मेदारी प्रशासन ले ले, कुछ सरकार ले ले, कुछ तो कर ले सरकार। बस वही बात है। हाँ, मैं इसके बाद मयंक शुक्ला जी आपके पास आते हूँ। ठीक है किरण जी, कंटिन्यू। मैं या शुक्ला जी के पास? किरण जी आप कंटिन्यू करें प्लीज। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि पुलिस और प्रशासन सब जगह मौजूद नहीं हो सकता, तो समाज को जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि हमारे समाज में से ही वो दरिंदे निकल के आते हैं, वो हैवान निकल के आते हैं। जैसा कि श्वेता जी ने कहा कि हमें डोंट टच की भी ट्रेनिंग देनी है, और कब टच करना है कब नहीं करना है। और छोटी सी बच्ची, उसको अगर कोई विभत्स रूप में देख रहा है, कोई कामुकता से देख रहा है, तो उससे गिरा हुआ, बेकार, जिंदा रहने के लायक इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। उसके खिलाफ तो ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जिस तरह से उसने ये दरिंदगी की है ना, उसके उस प्रजनन अंग को ही काट के फेंक देना चाहिए और उसे जिंदा छोड़ देना चाहिए।
समझ में आना चाहिए उसे कि दर्द क्या होता है प्रजनन अंग को प्रहार करने का। मैं मतलब मेरा तो क्रोध से खून खौलता है, अगर मैं ऐसे सामने पहुंच जाऊं तो शायद मेरे हाथ से कुछ ऐसा ही हो जाए। परंतु अब यही है कि छोटी सी बच्ची, उसकी रक्षा के लिए तो कोई भी नहीं है। क्या कोई भी आसपास नहीं रहा होगा? क्या वो नहीं चिल्लाई होगी? क्या किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी होगी? क्या कोई ऐसा नहीं था जो उस दरिंदे से भिड़ सकता जाके? एटलीस्ट उस समय उस दरिंदे को रंगे हाथों पकड़ सकता और प्रशासन के पास तक पहुंचा सकता, ताकि उसे सही दंड मिल सके, सजा मिल सके, उसका कुछ ऐसा पनिशमेंट मिल सके जिससे समाज को एक सबक मिले और ऐसे लोग जो इस दरिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं वो सुधर सकें। लेकिन मुझे लगता है ये दरिंदगी जो है वो एक तरह की बीमारी है, जिसको करना है वो करेगा ही, जैसा मुझे रिपोर्ट्स में दिख रहा है। जहाँ जहाँ भी रेप केसेस हो रहे हैं, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, वो बाद में यही होता है कि एक तरह की बीमारी है साहब। थोड़े दिन केस चलता है, उसके बाद सब ठंडा हो जाता है, अगेन दांव पर लगती है फिर से वही एक लड़की। तो अगर असल में मर्द हैं ये, तो अपने मर्दों से भिड़े ना, किसी औरत से भिड़ने से क्या उनकी मर्दानगी जाहिर हो रही है? मर्द हैं तो मर्दानगी दिखाएं ना। किरण जी वापस आते ऐसे नहीं दिखाई जाती। हाँ जी वापस आते हैं। मयंक शुक्ला जी क्या कहना चाहता है इस मुद्दे पर? देखिए, मैं तो बात की शुरुआत करना चाहूंगा, बात राजनीति की नहीं है। जो मुद्दा है बहुत बड़ा है, ये समाज का सबसे जरूरी ज्वलंत मुद्दा है और ये राजनीतिक दलों से, जाति से, धर्म से ऊपर का मुद्दा है। हम अगर किसी भी धर्म को मानते हैं तो उसमें महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि होता है। मगर क्या जरूरत है, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी आदरणीय किरण जी कह रही थी कि समाज में अगर इसके प्रति जागृति नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, तो ऐसे समाज का, ऐसे लोगों का होना ही एक खोखले दावे के अलावा कुछ नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार होता है, इसमें मैं खुद फांसी की सजा की मांग हमेशा करता आया हूं और आपकी पूर्व की डिबेटों में भी मैंने कहा है कि इसमें फांसी के अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इतना कुंठित हो चुका है कि छोटी बच्ची के साथ, हालांकि जो बड़े के साथ भी बलात्कार हो जैसी विभत्स घटना होती है वो भी विभत्स होती है, मगर उस मानसिक स्थिति को समझिए जो छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करता है, उसमें तो मुझे लगता है फास्ट ट्रैक से भी एक फास्ट ट्रैक बनाना चाहिए और जिसमें तत्काल फांसी की सजा हो, ताकि कभी कोई ऐसी हिम्मत करने से पहले उसकी रूह कांप जाए और उसे समझ में आए कि कितना विभत्स कार्य वो करने की तरफ बढ़ रहा है। मयंक जी एक समस्या ये भी है ना, फास्ट ट्रैक तक तो मामला तब पहुंचेगा जब पुलिस केस दर्ज करेगी। आधे से ज्यादा टाइम पे तो हम यही देखते हैं कि पुलिस केस नहीं दर्ज करती है तो पुलिस से बोलेगी कि नहीं पहले आप समझौता कर लीजिए, कुछ रुपए ले लीजिए, मामला आपस में ही सुलझा लीजिए, तो हमें केस नहीं दर्ज करना पड़ेगा। स्थिति तो इतनी खराब हो चुकी है ना, हर लेवल पे खराब है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो सरकारी तौर पर हो, लड़कियों की चिंता किसी को नहीं है। मानसिक विकृति है, देखिए ये बीमारी है और ये मानसिक विकृति है। जब तक इसमें कठोर सजा का प्रावधान, और रही बात पुलिस की, तो जागरूकता इसके लिए हम लोग को फैलानी पड़ेगी कि हर व्यक्ति अपने अधिकार की लड़ाई पूरी लड़े। जहां पर रेप के आरोपी को भी वकील मिलता है, हम उस देश में रहते हैं जहां एक वकील उस आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, सारे क्लॉज लगा देता है। समस्या ये है कि हम आप पर एक धारा लगाएंगे, उससे बचने के लिए आपके पास 4 धाराएं और 4 आपके पास क्लॉज हैं जिससे आप निकल कर बाहर आ जाएंगे, फांसी तक तो बाद में पहुंचेंगे। तो दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है कानून व्यवस्था का। मैं दूसरी बात एक कहना चाहूंगा, श्वेता दुबे जी कह रही थी कि जब सपा की सीटें ज्यादा आती हैं, सपा का कोई जनमत मिल जाता है तो बलात्कार बढ़ जाता है। मुझे लगता है आदरणीय श्वेता जी को सामान्य ज्ञान ठीक नहीं है, क्योंकि जो संसदीय क्षेत्र होता है, विधायकी क्षेत्र होता है, उसमें अलग से कानून व्यवस्था नहीं होती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में यदि अपराधी बेखौफ है तो इसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी को लेनी पड़ेगी। बात राजनीतिक हो जाएगी, मैं राजनीतिक बात इस ज्वलंत और इस मार्मिक मुद्दे पे नहीं करना चाहता हूं, मैं इस पे राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता हूं। इस पे मेरा सिर्फ इतना निवेदन है सरकार से और सभी लोग जो मातृशक्तियां बैठी है, इसको लेकर हम लोगों को राजनीति से ऊपर उठ के विचार करना चाहिए और समाज के हर वर्ग को जोड़कर एक अभियान चलाया जाना चाहिए। क्या वजह है कि जब कोई ऐसा घटना हो जाती है तो हम लोग चर्चा करते हैं और उसके बाद सब भूल जाते हैं। इस पे जन जागृति अभियान चलाना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। स्कूलों में जाकर बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ भी, लड़कों के साथ भी, मुझे तो कई बार ऐसे मामले भी आए जो छोटे छोटे लड़कों के साथ भी गलत हरकतें हुई हैं। तो छोटे बच्चों को स्कूल में जाके जागरूक करना चाहिए, छोटी बच्चियों को जागरूक करना चाहिए। सारी जानकारी उन्हें स्कूल टाइम में ही हो जानी चाहिए। अभी पिछले दिनों एक पिक्चर आई थी, मैं नाम भूल गया हूं, उसमें
बताइए, बहुत जिम्मेदारी से बात बताई गई थी कि छोटे बच्चों को भी इसमें शिक्षा मिलनी चाहिए, एजुकेशन की, सेक्स एजुकेशन की, ताकि सब बच्चों को जानकारी हो सके, ताकि उन लोगों को पता हो, क्योंकि कोई भी अपराध एक दिन में नहीं होता है। जरूर इसके पीछे पहले शुरुआत होती है। जब शुरुआत होती है तभी अगर बच्चा जागरूक हो जाए या बच्चे को थोड़ी सी समझ में आ जाए तो वो अपने पेरेंट्स से या टीचर से शिकायत कर सकता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मेरी फिर से यही है कि जो भी छोटे बच्चों के साथ अपराध होते हैं उसमें कुछ विशेष नियम बनाकर केंद्र सरकार को तत्काल फांसी की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि ऐसा अपराध करने वालों की हिम्मत टूट जाए। देखिए मयंक जी, ये सिलेबस इतना बड़ा है ना कि इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, समस्या को समझने की कोशिश करेंगे, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि हर चीज में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगी। क्योंकि कहीं पर आप देखेंगे चाचा ने रेप कर दिया, कहीं पर आप देखेंगे पड़ोसी ने रेप कर दिया, कहीं पर आप देखेंगे बॉयफ्रेंड है वो लॉन्ग टर्म है, रिलेशनशिप में है, अश्लील वीडियो बनाए ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कहीं हम देखते हैं अधिकारी रेप कर रहे हैं, कहीं इतनी ज्यादा एक लंबी लिस्ट है कि हम किसको किसको रोकेंगे, किसको किसको टोकेंगे। और मुझे लगता है एक सख्त कानून की जरूरत है, जिस पर हम बात करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और जनहित में बात कर रहे हैं, कैसे बचेंगी बेटियां। 680 पर नाहिद अकील जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाहिद अकील जी, क्या कुछ कहना चाहती है सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैंने श्वेता जी को सुना, किरण जी को सुना, मयंक जी को सुना। मैं अगर तीनों लोगों का निचोड़ बताऊं तो मुझे दुख होता है कि किसी भी पार्टी की आप प्रवक्ता हो, जब महिलाओं के साथ इस तरह के जघन्य अपराध की बात हो रही तो उस टाइम पार्टी लाइन से ऊपर उठ जाना चाहिए। फिर मेरी साड़ी उनकी साड़ी से ज्यादा चमकदार है, इसको छोड़ के आना चाहिए। जहां तक किरण जी ने कहा कि अगर जो रेपिस्ट हैं उनका प्रजनन अंग ही एकदम समाप्त कर देना चाहिए, मैं कह रही हूँ अगर ये कर दिया तो भारत आधा हो जाएगा। भारत के आधे से ज्यादा पुरुष जो है ना, उनको अगर प्रजनन अंग उनके काट दिए गए तो भारत में आधे से ज्यादा पुरुष इस तरह के पाए जाएंगे, जो वर्ल्ड लेवल की बेइज्जती होगी। क्योंकि यहाँ हर दूसरा आदमी बगल से औरत निकली अपनी बेटी या बहन नहीं है, उसको वो गलत निगाह से देखता है। अभी नहीं हो रही है क्या? जी जी, किरण जी कुछ कह रही है? किरण जी कह रही है अभी वर्ल्ड में बेइज्जती नहीं हो रही है क्या? नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि भारत एकदम आधा नजर आएगा, पुरुष सारे नपुंसक नजर आएंगे। लेकिन जो आधा होगा वो शुद्ध होगा, आधा होगा कम से कम बदनामी कराने वाला नहीं होगा मैडम। अभी तो आपका स्टेट अपनी जगह सही है, मैं अपनी बात कर रही हूँ किरण जी, मेरी बात ये तो सच्चाई है। अब आप देखिए कि आजादी के इतने लंबे अरसे बाद 6 साल की बच्ची, मैंने जब सोशल वर्क की शुरुआत की है, मुझे याद है बेगम हजरत महल पास के पास एक छोटी बच्ची थी 6 साल की, उसका रेप करके छोड़ दिया गया था। रात में जो पुलिस गश्त पे निकलती है वो लेके आई। जब मैं गई हॉस्पिटल तो पुलिस मुझसे अनाप शनाप अश्लील बातें कर रही थी, सवाल कि ये होता वो होता ये, और उस टाइम मेरी उम्र खुद बहुत कम थी। तो आप सोच लीजिए कि पुलिस की किस तरह से ट्रेनिंग होती है, पुलिस किस तरह से इस तरह के अगर महिलाएं पीड़ित आती तो उससे कैसा सवाल करे, ये करे। मुझे लगता है कि आजादी के इतने लंबे अरसे तक सिर्फ बात होती है जागरूकता जागरूकता, और मैं आज वी वांट जस्टिस के बिल्कुल खिलाफ हूं। आज औरतों को जस्टिस देने लायक बनना चाहिए। कब तक आप मांगती रहेंगी? जब इतने लंबे आजादी के बाद से औरतें, आप अपराध की श्रेणी में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, जिस तरह की क्रूएलिटी से महिलाओं के साथ अपराध करने के लिए बार बार नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो उस जगह अब वी वांट जस्टिस हटा करके हमें जस्टिस देने लायक बनना चाहिए। इस तरह की जागरूकता होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप देख लीजिए पुलिस में हमारी कितनी नाहिद अकील जी, आवाज मिल पा रहे हैं आपको? ठीक है, नाहिद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे। अन्नू जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहती हैं? बहुत ही गंभीर विषय कि आखिर कैसे बचेंगी बेटियां, जिस तरीके से हम स्थिति देख रहे हैं या जिस तरीके की सामाजिक क्रूरता देख रहे हैं या सरकारों का हस्तक्षेप देख रहे हैं, या देखने को ये भी मिलता है कि अपनी जहां जिसकी सरकार है उस अकॉर्डिंगली मुद्दे उठाए जाते हैं,
और जिस तरीके से अगर यूपी का मामला है तो कांग्रेस सपा एक हो जाएगी, और अगर बंगाल का मामला है तो बीजेपी हावी हो जाएगी, कांग्रेस सपा मुंह बंद कर लेगी। मणिपुर में होता है तो फिर विपक्षी दल हावी हो जाते हैं, सरकार से सवाल होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं कहाँ किसकी सरकार है उस अकॉर्डिंगली तो लड़कियों की सुरक्षा को ट्रीट किया जाता है। अनु जी कैसे देखती है इसको? सबसे पहले पैनल में उपस्थित सभी प्रवक्ताओं को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। देखिए यशी जी, एक बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कर दूं, आपने जैसा भी कहा कि जहाँ पे जिसकी सरकार है वो उस हिसाब से अपना आंकलन करती है, तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार जहाँ होगी वो जवाबदेही उसी सरकार की होगी और उसी से पूछा जाएगा, चाहे बंगाल की हम बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें। अब क्योंकि हम यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठ के डिबेट कर रहे हैं तो हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर सकते हैं। अब बंगाल में यहाँ से बैठ के हम बंगाल की चीजों का ना तो आंकलन कर सकते हैं, ना तो वहां पे हम यहाँ से बैठ के पूछ सकते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, मगर हम जहाँ बैठे हैं उसी स्थिति परिस्थिति की बात कर सकते हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो देखिए, अपराध अगर भाजपा प्रवक्ताओं का या भाजपा के लोगों का ये कहना कि भाई जितने भी अपराध हो रहे हैं तो और जितने लोग अपराधी हो रहे हैं उनके घर पे बुलडोजर चल जा रहा है और उनको सजा मिल जा रही है। मुद्दा ये नहीं कि आप किसके घर पे बुलडोजर चला रहे हैं, किसको सजा मिल रही है। मुद्दा ये है क्या हम अभी भी इस परिस्थिति में है या इस स्थिति में है आजादी कितने सालों बाद भी, क्या हमारी बहन बेटी अगर सुरक्षित है, उनके साथ जो हादसे हो जा रहे हैं उसके बाद क्या हमारा दायित्व सिर्फ इतना कि हम कैंडल लेके सड़कों पे निकले और वी वांट जस्टिस का बोर्ड लगाए? अभी भाजपा जब सत्ता में आने वाली थी तो भाजपा ने तो बहुत सारे वादे किए थे। बात यहाँ है कि वादे कितने पूरे हो रहे हैं। भाजपा ने तो कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कितनी बेटियां बच रही हैं और कितनी बेटियां पढ़ रही हैं, दोनों ही अगर हम स्थिति की बात करें तो ना तो सुरक्षित है। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन इस समय कितनी महंगी हो गई है ये भी हम लोग को पता है। और जहाँ पे अपराध हो जा रहा है, अगर वो आरोपी जेल चले जा रहे हैं और जब जेल जाने के वापस आने के बाद 6 से 7 महीना बाद उनको बेल मिल रहा है, तो भाई उनके परिवार, उनके लोग, भाजपा के लोग उनका माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। मैं ये बीएचयू की बात कर रही हूँ, आप अच्छे से जानती है कि अभी 2 दिन पहले उन आरोपियों को बेल मिल गई है 7-8 महीने बाद, और वहां पे उनका परिवार, उनके पार्टी के लोग, भाजपा के लोग उनका केक काट के माला पहना के महिलाएं स्वागत कर रही है। अब ये बताइए कि कितना हौसला अफजाई किस बात का, कौन सा उन्होंने बहुत पीठ थपथपाने का काम कर दिया? ये तो मानसिकता है ना। आप ये चाहे मानसिकता में उनके परिवार वालों की कहो या भाजपा वालों की कहो, या कह सकते हैं समाज की मानसिकता भी मैं कह सकती हूँ। भाई अब वो महिलाएं अगर भले ही वो उनके बेटे, मगर उन्होंने वो जो घटिया हरकत की है, क्या वो भूल गई है कि वो जिस बच्ची के साथ हुआ वो भी किसी की बहन बेटी थी? आज भी वो बच्ची शायद ये दृश्य देख के, तस्वीर देख के वो बच्ची आज उसके साथ पुनः वही चीज दोहराई गई है। उसके दर्द, उसकी पीड़ा का एहसास हम लोग नहीं कर सकते, जहाँ पे उसके सामने उसके रेपिस्टों की फोटो, केक और मालाओं के साथ। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अपने आप में आज के समय में ये सबसे घटिया तस्वीर थी, ये जो कल 2 दिन से वायरल हो रही है। और इसमें शर्मसार होना चाहिए उसके परिवार को। अगर शायद उनके परिवार वालों ने बहुत पहले ही अपने बच्चों की परवरिश ऐसी की होती और कुछ सिखाया होता तो आज उनके बच्चे इस रास्ते पे नहीं चलते। और दूसरा जो उनको संरक्षण जो सरकार दे रही है कि हमारे भाजपा के ये कार्यकर्ता रहे हैं, तो भाई इनको बेल भी मिलना चाहिए और इनका पारिवारिक जो स्वागत है, हम इनके स्वागत में सम्मिलित हो। तो ये तो दोनों तरफ से उनको जो प्रोत्साहन मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है उनके परिवार और सरकार द्वारा, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है कि जहाँ पे जिसकी सरकार है जवाबदेही उसी की होगी। योगी जी तो बोलते हैं कि महिलाओं के साथ हो रहे अपराधी को कभी माफ नहीं किया जाता। अगर यही उनका था, 0 टॉलरेंस उनकी सरकार है, तो आज अपराध चरम सीमा पे क्यों है? क्यों एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध में नंबर 1 चला गया है? सिर्फ बोलने से अगर अपराध खत्म हो जाएगा जी, तो मैं भी यहाँ बैठ के बोल रही हूँ, आप भी बैठ के बोलिए कि अपराध खत्म हो गया। मतलब ये तो वही है कि समस्या हमारे दरवाजे पे खड़ी और हमने आंख मूंद लिया और कह दिया कि अब सब सही है, सब चंगा है और कोई जवाबदेही नहीं। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई बुलडोजर वाला जो एक्शन हो रहा है वो कहीं से भी सही नहीं है।
अगर कोई परिवार का एक सदस्य गलती कर रहा है तो आप पूरे परिवार के घर से छत क्यों छीन सकते हैं? तो अब ये क्या करेंगे? अब तक तो ये बुलडोजर की सरकार कहला रही थी कि बुलडोजर की सरकार है भाजपा सरकार, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनसे कह दिया। तो अब इनके पास कोई रोड मैप है? क्योंकि रोड मैप होने के बाद चले इनके सरकार में इतनी तेजी से। ठीक है, रुकेगा जरा, श्वेता जी जवाब दीजिए। श्वेता जी देखिए, पहली बात तो जो बनारस की बात कही वो संदिग्ध हैं और उनको आरोपी नहीं, अभी उनको सजा नहीं मिली है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहूँ, माय गॉड, मतलब चलिए वो संदिग्ध है, नहीं वो संदिग्ध, एक सेकंड अन्नू जी एक सेकंड, अन्नू जी महिला, आपको जिम्मेदारी होनी चाहिए इस बात की। आप उस लड़की को उनको पहचान नहीं कर रहे, आरोपी है, वो संदिग्ध नहीं, उनको दोष नहीं हुआ है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि लड़की का बयान कोई मायने नहीं रखता? आप ये कहना चाह रही कि वो लड़की झूठ बोल रही है कि मेरे साथ इन्हीं तीनों लोगों ने? अन्नू जी एक सेकंड रुकेगा। श्वेता जी होल्ड ऑन प्लीज, इट्स नॉट अ फिश मार्केट। तो आपने बोलने के लिए कहा ना। एक सेकंड श्वेता जी, एक सेकंड रुके, मैं एक सवाल अन्नू जी से पहले पूछ लेती हूँ। अन्नू जी, अभी आपने कहा कि लड़की का बयान मायने नहीं रखता। अयोध्या में जो कांड हुआ उसके बाद, एक सेकंड रुकेगा आप, एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैंने ये कहा कि वो ये कहना चाह रही है कि लड़की का बयान मायने नहीं रखता क्योंकि उस लड़की ने पहचान लिया है। मैं वही कह रही हूँ अन्नू प्रसाद जी, एक सेकंड, मैं वही कह रही हूँ। आपने जो कहा वह उसी पर आ रही हूँ मैं। मुझे ये बताइए, अयोध्या में जब कांड हुआ तो आपके जो गठबंधन के साथी हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि डीएनए टेस्ट करा लीजिए पहले, अगर वो दोषी पाए जाते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, लेट मी कंप्लीट। और उन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट करा लीजिए, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो आप सजा दे दीजिएगा। वो उसका वीडियो बनाया गया उस बच्ची का, वो बच्ची थी जिसका रेप हुआ था, उसका वीडियो बनाया गया था, वीडियो बना के उसका रेप किया गया था। उसके बाद भी डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही थी। मैं वही कह रही थी ना कि अपनी चीजों को बचाने के लिए, अपने पार्टी के लोगों को बचाने के लिए बात यहाँ पर मैं किसी भी राजनीतिक दल की करना ही नहीं चाह रही थी। अन्नू जी, कसर न रह जाए, कहीं से भी वो बंदा बच के ना निकल जाए। आप हर तरीके का रास्ता अपना लीजिए कि कहीं से भी मुजरिम बच के ना निकल पाए। क्या उन्होंने गलत कि आप हर तरफ से कि आप पूरी तरीके से हर तरफ से पुख्ता हो जाइए कि कल को वो मुजरिम कहीं से भी बच के ना निकल। वो पोस्ट मैंने भी देखा है, वो चलवाया है पोस्ट, वो क्लियर पोस्ट था, डीएनए टेस्ट करा दीजिए प्लीज। हाँ किरण जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि मुद्दे से हम लोग फिर भटक रहे हैं। हमारा मुद्दा है कैसे बचेगी बेटियां। ये मुद्दा नहीं है कि उनका डीएनए टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। डीएनए टेस्ट तो होने के बाद भी परिणाम वही होगा, खरीद ली जाएंगी रिपोर्ट्स। वो ये तो जो हो रहा है वो होगा। मुझे सिर्फ 2 लाइनें ये बोलनी है, कैसे जुड़ा हुआ है हाथ अभी भी कंधे से उसका, कैसे जुड़ा हुआ है हाथ अभी भी कंधे से उसका, दुपट्टा जिसने किसी असहाय का खींचा था। हाथों में मोमबत्तियां लेकर प्रदर्शन मर्दानगी की निशानी नहीं कि मर्द तो वो है जो लंका जला के आया था। अगर असल में मर्द हैं तो सचमुच में निकाल के लाइए ऐसे हैवानों को बाहर और दिलवाइए उनको सजा, इंस्टेड ऑफ सपोर्ट करने के, माला पहनाने के, केक कटवाने के और ये कहने के कि डीएनए करवाइए उसके बाद फिर रिपोर्ट्स तो बदली जाती हैं, सबकी बदली जा रही हैं। करता कोई है और सामने किसी और को कर दिया जाता है। ये सारी राजनीति हो रही है। राजनीति से ऊपर उठिए और महिलाओं की सुरक्षा की बात कीजिए। जिस मुद्दे पर हम बैठे हैं, हम राजनीति करने यहाँ नहीं बैठे हैं। मैं भी एक महिला सुरक्षा पे बात करने नहीं बैठे हैं। हम जब पार्टी देखते हैं, जब हम कन्नौज देखते हैं, जब हम अयोध्या देखते हैं तो हम चुप हो जाते हैं। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बंगाल नहीं जाऊंगी लड़ने क्योंकि ममता बनर्जी है। प्रियंका गांधी कहाँ गई? हो सकती है, मुद्दा ये है कैसे हो सकती है। क्या हो गया, जो हो गया उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन होना नहीं चाहिए उसको रोक सकते हैं। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज बनाई जाएं कि हम कैसे लड़कियों को और महिलाओं को सुरक्षित कर सकें। उसके लिए आपकी सरकार या कांग्रेस सरकार या सपा सरकार क्या कदम उठा रही है?
आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कदम उठ रहे हैं, और समाज सेवी, एज ए समाज सेवी हम लोग क्या चाहते हैं, इस पर बहस होनी चाहिए। इस पर नहीं होनी चाहिए कि सपा जीती तो उनके कैंडिडेट कर रहे हैं और बसपा ने ये कर दिया और बीजेपी ये कर रही है। जो आप कर रहे हैं वो अपने हिसाब से उचित कर रहे होंगे, ऐसा मैं समझती हूँ। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है हम कैसे बचेंगे, बस इस मुद्दे पर बात करिए। इस पर बताइए कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है, सपा की क्या है, बीजेपी की क्या है। वो स्ट्रेटेजीज बताइए कि आप क्या प्लान कर रहे हैं हमारे लिए, क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या स्थितियां बनाई जा रही हैं, कुछ क्या नहीं प्लान कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां हैं? कैसे सेकेंगे ये प्लान कर रहे हैं। क्यों श्वेता जी, कहाँ से वोट बैंक बटोर लेंगे वो प्लान करेंगे बैठकर। ज्यादा बेहतर होगा। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बंगाल के मुद्दे पे अगेन श्वेता जी यू आर डूइंग द सेम। श्वेता जी श्वेता जी अगेन यू आर डूइंग द सेम। हम बात कर रहे हैं कि कैसे चीजों को बेहतर करें। क्यों उन राजनीतिक पहलुओं पर जाना ही क्यों है कि आपकी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी जी ने कहा था। क्यों जाना है उस मुद्दे पर, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप मुझे ये बताइए सीधे सीधे मोटे मोटे तौर पर कि अब जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं या जिस तरीके से महिला सुरक्षा लगातार खतरे में है, उसको लेकर सरकार किस तरीके से काम करेगी, या कोई सख्त कानून क्यों नहीं बन रहा। आप एक सेकंड, यूपी में एक सेकंड श्वेता जी एक मिनट, यूपी में कुछ नहीं कर रही है श्वेता जी एक सेकंड। और वैसे भी आपने इस मामले से पल्ला शुरुआत में ही झाड़ लिया था कि समाज की जिम्मेदारी है, हम क्या करें। श्वेता जी सुनिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि यूपी ने देश में बहुत सारे एग्जाम्पल सेट किए हैं। योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल सेट किए हैं। एक एग्जाम्पल और सेट कर देना महिला सुरक्षा को लेकर, ले आए कोई सख्त कानून। धर्मांतरण पर कानून अगर आ सकता है, लव जिहाद पर कानून आ सकता है, तो महिला सुरक्षा पर भी कानून आ सकता है। अगर सिर्फ हमें यहाँ बैठ के सरकारों के गुण दोष और पुलिस के गुण दोष देखने हैं तो हम समाज में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। हमको राजनीतिक मतभेद और इससे ऊपर होना पड़ेगा। पहले हम महिलाएं हैं, उसके बाद हम कुछ हैं। अगर हम सच में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, शुरुआत खुद से करिए, मोर्चा खोल दीजिए, आप सड़कों पर नजर आइए। अगर आप कह रही हैं समाज को सुधारना है तो ठेका लीजिए, शुरुआत करिए, सड़कों पर उतर जाइए, बताइए लोगों को कि अगर आप बैड टच और गुड टच सिखा रहे हैं तो डोंट टच भी सिखाइए। बताइए ना, शुरुआत इनिशिएटिव लीजिए। करनी पड़ेगी। अगर केवल ये कह देने से कि समाज का ठेका लीजिए तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। आइए मेरे साथ आप लोग भी लीजिए। कम से कम एक घर में एक बच्चे तो सुधरेंगे, उनका मानस परिवर्तन तो होगा। शुरुआत करिए यशी जी अपने से। आपने कहा पार्टी से अलग हटके, फिर आप पार्टी का नाम लेते हैं। मैं पार्टी में नहीं जा रही हूँ, मैं तो व्यक्तिगत बात कर रही हूँ। अपने परिवारों में संस्कार दीजिए बच्चों को। पहले आप महिला बनिए, उसके बाद हम साथ में आएंगे। मैं महिला ही बात कर रही हूँ, मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रही हूँ। श्वेता जी मैं पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। सुई वैसे भी अयोध्या और बंगाल से ऊपर नहीं निकल पा रही है, तो मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे यही बोलती है, मैंने आपसे सिर्फ इतना ही कहा। श्वेता जी मैंने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं बोली। कांग्रेस प्रवक्ता ने बहुत लंबा बात कर दिया राजनीतिक। सुन, रुक जाइए, मैं तो एक बात बताइए, तो एक बात बताइए, चुनाव होने से पहले तब आप लोगों ने अकेले ही नारा क्यों दे दिया कि भाजपा बताई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आपने तब क्यों नहीं नारा दिया कि हमें सबका साथ सबका चाहिए? हम भाई सारे पार्टियां साथ होके आए, और हम आप जब कुछ अच्छा होगा तो आप अपना पीठ थपथपाएंगे, जब कोई चीज बुरी हो जाएगी तो आप समाज पर विपक्ष के ऊपर चिगड़ा फोड़ देंगे कि भाई जिम्मेदारी सबकी है। जब अच्छा होने में आप क्यों सबको भूल जाते हैं? आप समाज को क्यों भूल जाते हैं? आप विपक्ष को क्यों भूल जाते हैं? और जब बुरा हो रहा है तो आप विपक्ष के ऊपर अपना बात थोप रहे हैं कि विपक्ष साथ नहीं है, कब विपक्ष साथ में नहीं है। आप बताइए ना। श्वेता जी और प्रसाद जी, देखिए मैं बार बार वही बात कह रही हूँ, आप बार बार उसी दिशा में क्यों जा रहे हैं? हम क्यों बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं? हम क्यों महिलाओं की सुरक्षा पर बात नहीं कर रहे? म्यूट करिए श्वेता जी को और अनुप्रसाद जी को। किरण मिश्रा जी, उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास। नाहिद अकील जी, सरकार की भी इसमें भूमिका है। मैंने शुरू में ही किरण मिश्रा जी, किरण मिश्रा जी, ये मैं एक बात ये कहना चाह रही हूँ, जब समाज, प्रशासन, शासन सब लोग फेल हो रहे हैं तो प्रकृति अपना बदला ले रही है। आपने अगर कुछ दिन पहले पढ़ा हो, हार्डली एक हफ्ते पहले एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, अमेरिकन एक मैगजीन है जिसमें एक रिपोर्ट
निकली है, इसमें रिसर्च हुई है और रिसर्च में ये निकला है कि लड़कों में जो 2 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, वाई और एक्स, क्रोमोसोम लड़कों में खत्म हो रहा है। तो यदि अगर लड़कियों के साथ में ये व्यवहार हो रहा है तो प्रकृति अपना बदला स्वयं लेने के लिए लड़कों की जनरेशन को कम करने का प्रहार कर रही है। या तो वो नपुंसक हो गए या फिर वो वाई क्रोमोसोम्स ही खत्म हो रहे हैं। तो बताइए, ऐसी स्थिति में जब हम जागरूक नहीं होंगे तो प्रकृति तो अपना बदला लेगी ना। प्रकृति तो हर जगह लेती है। पुरुष अगर हावी हो रहा है तो प्रकृति उसको बैलेंस करती है। शिव ही वो शक्ति है जिसमें शक्ति भी है और शव भी है। तो शक्ति हट जाएगी तो पुरुष शव ही पैदा होगा, ये ध्यान रखे पुरुष। इसलिए हमें पुरुष को ये समझाना है कि उनके अवगुण उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं, कि प्रकृति स्वयं बदला लेने के लिए खड़ी हो गई है, क्योंकि हमारी सरकारें नहीं कर पा रही हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके मानसिक विकारों को दूर कर पाने में असमर्थ हो रहे हैं, हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को अपने घर में। हमारे संस्कार विहीन बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं इसको हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम हर तरह से अपने आप को बिजी किए हुए हैं दूसरे कामों में अपने बच्चों को देखने के बजाय। तो अगर हम अपने बच्चों के साथ में बैठ करके घर में इस विषय पर चर्चा करें और इन चीजों को होने से रोक सकें तो पहला कदम तो हमारा ही उठेगा। लेकिन प्रकृति भी अपना ये बदला ले रही है। यशी जी, आपने अगर रिपोर्ट नहीं पढ़ी है तो प्लीज पढ़िएगा। आई विल फॉरवर्ड यू दिस रिपोर्ट, क्योंकि ये प्रकृति ले रही है बदला। हाँ, और ये चीज जनमानस में जानी चाहिए, लोगों को पता होनी चाहिए कि हाँ ये हो रहा है। तो आई नो दिस न्यूज़, और मुझे भी लगता है कि अगर इस तरीके से उस रिपोर्ट पर साफ कहा गया कि वाई क्रोमोसोम खत्म होने की वजह से अब लड़के पैदा होना बंद हो जाएंगे, और ये स्टेटमेंट काफी खतरनाक भी है। ठीक है, नाहिद अकील जी। मैं श्वेता जी से उनकी बहुत सारी बातें सुनी। मैं पूछना चाहूंगी कि वो कहती हमारे साथ खड़े हो। जब बलात्कारी हाथरस में बलात्कारी खुद प्रोटेस्ट कर रहे थे और जब 11 बलात्कारियों को छोड़ा गया, माला पहनाकर सम्मान किया जा रहा था, तब श्वेता जी कहाँ थी? तब वो महिला नहीं थी, तब वो पार्टी में थी। तो ये चीज सोचना चाहिए कि आप सभी महिलाओं को, किसी भी पार्टी की हो, एकजुट आकर के सरकार से मांग करना चाहिए। भले आज आपकी सरकार हो, आप बताइए, जब उत्तर प्रदेश का मामला आता है तो आप दूसरी बात करते हैं, जब बंगाल का मामला आता है तो आप दूसरी बात करते हैं। वही कहा जाता है, गांव में एक कहावत है, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। नहीं जी, अभी मैं यही बात कर रही थी, मैं अभी यही बात कर रही थी। और ये सिर्फ बीजेपी नहीं करती ना, तो विपक्षी दल भी करते हैं। मौका परस्ती के साथ राजनीति करना तो इनका पेशा बन गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि, मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे इस टॉपिक पे जाना ही नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस क्या कर रही है। मुझे इस टॉपिक पे ही रहना है कि हम महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर कैसे बना सकते हैं। भाई, हमारी जो जिम्मेदारी, जैसे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को जागरूक करूं, तो मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं चर्चा कर रही हूँ। औरतों को ही चंडी का रूप धारण करना पड़ेगा, औरतों को ही तय करना पड़ेगा कि हम वी वांट जस्टिस ना करें, हम जस्टिस मांगे, हम जजेस बढ़ाएं, हम पुलिस में बढ़ाएं, हम पॉलिटिक्स में बढ़ाएं। राजनीति में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल घराने की जो औरतें हैं वो सीरीज बनती जा रही, उनके बेटी, उनके बहू, उनका दामाद, सारा राजनीति में आ रहा है। आरक्षण की बात हुई तो आपने पटक दिया 10 साल और पीछे के लिए लॉलीपॉप दे करके। जब तक राजनीति में, असेंबली में, पार्लियामेंट में हम बराबर के नहीं होंगे, हमारे लिए वी वांट जस्टिस कौन करेगा? हम वहां पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अश्लील पिक्चर देखी जाती है। अगर हम बराबर की महिलाएं हो, उनके बगल बैठे तो वहीं मुंह तोड़ दें। लेकिन तो इसके लिए हमारे मोदी जी लाए तो है नारी शक्ति वंदना अधिनियम। आप ही लोग तो विरोध कर रहे थे, आप ही तो कांग्रेस और सपा वाले। अब आप मुझे से प्रश्न पूछ रही है तो हम तो इसके समर्थन में, किसने विरोध कर दिया? अरे आपने कह दिया कि जब तक जनगणना नहीं होगी ये लागू नहीं होगा, आगे के लिए लागू करेंगे। हम 10 साल 5 साल बाद विरोध तो इसलिए हुआ था कि दूसरा सरकार लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? आप क्यों बातों को घुमा रही है? लाने से कुछ होने वाला नहीं है, तभी मैं उनको लड़वाया जाता है। लेकिन एक कॉमन औरत राजनीति में अगर संघर्षशील औरत आती है तो उसकी इज्जत पॉलिटिकल पार्टी में भी लूटी जाती है। दृष्टिकोण विस्तृत कीजिए, पूरे भारत को सम्मिलित कीजिए। उत्तर प्रदेश में महिलाएं प्रेरित नहीं हो रही हैं।
आप लोग भूल गए भी तो हमको करना पड़ेगा। कितनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर देखिए, मैं एट द एंड ऑफ द डिबेट सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक सख्त कानून की जरूरत है, चाहे वो राज्य स्तर से हो या देश के स्तर से हो। सख्त कानून होगा जिससे वाकई ऐसे केसेस के लिए कांग्रेस को देख लीजिए नाहिद जी, प्लीज। मैं श्वेता जी और नाहिद जी और अनु जी से कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा संवेदनशीलता रखिए। महिलाएं हैं आप भी, क्यों बीजेपी और इस तरीके की बातें क्यों कर रही है? मैं बार बार वही बात कह रही हूँ लेकिन नहीं समझ आ रहा। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और जनहित में बात कर रहे हैं कैसे बचेंगी बेटियां, या जिस तरीके से निर्भया कांड के बाद एक बार फिर से जिस तरीके से निर्भया कांड के बाद इस तरीके के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं निराशाजनक है। क्योंकि एक और जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है। उसको बचाने के लिए क्या कदम उठाया जाता है ये देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जनहित में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।